गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं योगानंद शर्मा फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे आगे का टॉपिक। हमने 12th पोर्शन का फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। इसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। लेसन 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा था इस लेसन का, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के अंदर हम इसकी परिभाषा पढ़ चुके थे। मात्रक एवं विमा के बारे में पढ़ चुके थे। हमारा आवेश के गुणों वाला टॉपिक चल रहा था और मैंने आपको बताया था कि आवेश के गुणों को हमने दो भागों में विभाजित किया था। आवेश के मूलभूत गुण जिन्हें कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और दूसरा था आवेश के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मूलभूत गुणों की हम बात कर चुके थे, मूलभूत गुणों की कंप्लीट बात हम कर चुके थे। क्या क्या मूलभूत गुण थे? योगात्मक प्रकृति, योगात्मक प्रकृति। दूसरा था आवेश का संरक्षण, यानी आवेश संरक्षित रहता है। तीसरा था आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। इतनी बात हम लेक्चर 1 में कर चुके थे। अब हमें बात करनी है आवेश के सामान्य गुण की। ये मूलभूत गुण है और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं, हम ये नहीं पढ़ेंगे कि इनकी वजह से कैसे, बट मूलभूत गुण जो होते हैं उन्हीं की वजह से बाकी सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं मूलभूत गुणों की वजह से जो सामान्य गुण पैदा होते हैं आवेश के अंदर, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और एक फिर जर्नल सी बात करेंगे कि आवेश और द्रव्यमान में गुणों के आधार पर क्या अंतर है। आवेश और द्रव्यमान में गुणों के आधार पर क्या अंतर है, ठीक है ना। मूलभूत गुणों में भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम आवेश की तुलना द्रव्यमान से करें तो मूलभूत गुणों में ये दो गुण ऐसे हैं। कौन कौन से? एक तो आवेश का संरक्षण और एक आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है ना। ये दो गुण जो द्रव्यमान और आवेश को डिफरेंशिएट करते हैं, उन दोनों के अंतर को समझाते हैं। कैसे? बेटा, आवेश सदैव संरक्षित रहता है, ऐसा हमने पढ़ा इस मूलभूत गुण में। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है? अधिकतर बच्चे सोचते होंगे हां सर, द्रव्यमान भी संरक्षित ही रहता है। नहीं बेटा, द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता। अगर आपने आइंस्टीन की समीकरण पढ़ी हो, E बराबर mc², और अगर द्रव्यमान सती हो डेल्टा m, तो डेल्टा m इंटू c², इट मींस डेल्टा m द्रव्यमान जब क्षय होता है तो डेल्टा m इंटू c² के बराबर एनर्जी हमें मिलती है। इसका मतलब द्रव्यमान क्षय हो सकता है, नष्ट हो सकता है, और किस में कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में। आप इसको नष्ट होना तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुल मिलाकर द्रव्यमान तो कम हो गया। तो बताओ कहां संरक्षित रहा? द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता। तो एक तरह से ये यहां पर डिफरेंशिएट करता है आवेश और द्रव्यमान को। तो ये एक बेसिक फर्क है। इसके अलावा आवेश का क्वांटीकरण, हमने देखा था आवेश हर मान लेने में असमर्थ था। हर मान लेने में क्या था? आवेश असमर्थ था। क्यों था असमर्थ?
क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या 3 देगा, लेकिन 2.5 तो नहीं दे सकता, 3.5 तो नहीं दे सकता, 4.25 तो नहीं दे सकता। इसका मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में ही लिया या दिया जा सकता है, इसलिए हर मान लेने में असमर्थ होता है आवेश। इसी कहा था हमने आवेश का क्वांटीकरण। लेकिन क्या द्रव्यमान क्वांटीकृत होता है? सोच के बताएं। कभी आपने सुना होगा कि 10 केजी द्रव्यमान के बाद अब 11 केजी ही आ सकता है, 10.5 तो नहीं आ सकता, 10.25 तो नहीं आ सकता? मुझे तो नहीं लगता। 10.25 किलो भी होता है, 10.5 भी होता है, 10 किलो 200 ग्राम भी होता है, 10 किलो 210 ग्राम भी होता है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई द्रव्यमान नहीं है जिसके लिए हम यह कह सकें कि ना ये द्रव्यमान तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस द्रव्यमान के क्वांटीकरण का अभी तक कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है। अब तक यही माना जाता है कि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बात है, कंपटीशन में घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है। बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि द्रव्यमान और आवेश में कोई 4 अंतर लिखिए। आपकी बुक में तो नहीं लिखे हुए, फिर कैसे आ सकता है? आ सकता है बेटा, चूंकि एनसीईआरटी सिलेबस आपके लग चुका है, हो सकता है कि क्वेश्चन भी घुमा कर देना शुरू कर दें। इट मींस आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है अगर आपको फुल मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में लाने हैं और कंपटीशन को क्रैक करना है। निश्चित रूप से कंसेप्चुअल बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट न्यूमेरिकल का आता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि नीट एग्जाम में खासकर कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी आते हैं। तो आप लोगों को कंसेप्ट को पूरी प्रॉपर ढंग से समझना बेहद जरूरी है। ठीक है ना? तो आगे बात कर लेते हैं हम सामान्य गुणों की, बात करते हैं आवेश के, और फिर देखते हैं कि द्रव्यमान और आवेश में सामान्य गुणों में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। देखो बेटा, एक चीज आपको कह दूं कि शुरू में हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। स्लो चलने का एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि जितनी भी बेसिक बातें हैं, जब तक वो पूरी 100% समझ में नहीं आएंगी, आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम एक एक चीज को, एक एक बात को, आगे आकर हमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है ना, लेकिन अभी हम एक एक चीज को, एक एक बात को बहुत गहराई से समझना जरूरी है, ताकि हमारा बेस मजबूत हो जाए तो बिल्डिंग जल्दी से खड़ी हो जाए। तो आप लोगों को बेसिक बातों को हर तरह से समझना बेहद जरूरी है। ठीक है ना? तो हम बात कर लेते हैं आवेश के सामान्य गुणों की। ठीक है ना? तो क्या क्या है आवेश के सामान्य गुण, चलो उसकी चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए सीपी सर, 1 मिनट आना। यार इसकी लाइट नहीं जल रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी वजह से? ये लाइट नहीं जल रही है, और ये शायद पिछले वीडियो में भी दिक्कत कर रही थी। इंटरप्शन। हम आगे चल रहे हैं अपने टॉपिक पर। तो आवेश के सामान्य गुणों की बात हम कर रहे थे, और मूलभूत गुण आवेश के हम डिस्कस कर चुके थे। तो आवेश के सामान्य गुणों में अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता ही चुका था कि आवेश स्थिर अवस्था में अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है ना? यह चीज हमने सबसे पहले भी पढ़ी थी, आपको समझाने के लिए, परिभाषा को समझाने के लिए। तो स्थिर अवस्था में आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, यह आवेश का एक सामान्य गुण हो गया। और अगर बात करें तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, सबको पता है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस भी हो सकता है बेटा आवेश और द्रव्यमान के बीच में, सोचो देखें। ठीक है ना? आवेश के सामान्य गुण में पहला तो हमने पढ़ लिया
स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, गतिशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। सेकंड हमने क्या पढ़ा, आवेश आर ऑफ टू टाइप्स, आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या आपने कभी द्रव्यमान को भी देखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव? क्या कभी द्रव्यमान नेगेटिव हो सकता है? अगर कुछ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो द्रव्यमान जीरो हो गया, लेकिन नेगेटिव कैसे हो सकता है? द्रव्यमान इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना? द्रव्यमान हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। द्रव्यमान और आवेश के बीच में ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है ना? तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। आवेश में ये भी था कि सेम नेचर के रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के अट्रैक्ट करते हैं। द्रव्यमान में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि नेचर ही एक है, केवल पॉजिटिव नेचर है। इसके बाद बात करें तो आवेश एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश के बारे में तो आपने 11th क्लास में जरूर जरूर पढ़ा होगा, अदिश एंड सदिश। जो बच्चे मेरे से पढ़े उन्हें तो मैंने प्रदिश भी पढ़ाया था, खैर उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अदिश और सदिश में क्या फर्क है? अदिश में दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, जबकि सदिश में दिशा मौजूद होती है, ठीक है ना? तो सीधी सादी बात यह हुई कि आवेश अदिश राशि है, इट मींस आवेश में दिशा की कोई बात नहीं होती, यानी आवेश दिशाहीन होता है, दिशा उसमें नहीं होती। द्रव्यमान की बात करें तो मेरे ख्याल से द्रव्यमान भी अदिश राशि है, तो यहां से डिफरेंस नहीं बन रहा, यहां से सिमिलरिटी बन रही है कि आवेश और द्रव्यमान में यह समानता है कि दोनों ही कैसी राशि हैं? अदिश राशियां हैं। तो यहां से हम अंतर में इसे नहीं लिखना है, इसे समानता में लिखना है। तो यह हो गया आवेश का सामान्य गुणों में चौथा गुण। आप कहोगे पहला, दूसरा, फिर सीधा चौथा क्यों? दूसरे गुण से तीसरा क्या बना? समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, ठीक है ना? तो यह हमारा तीसरा सामान्य गुण था। चौथा हो गया अदिश वाला, ठीक है ना? पांचवा सामान्य गुण है आवेश वेग अनाश्रित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथा गुण ये। चौथा सामान्य गुण, चौथा नहीं, पांचवा सामान्य गुण, आवेश वेग अनाश्रित होता है। क्या मतलब वेग अनाश्रित होने का? यानी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। समझो बात को, यह कोई वस्तु है ए, अभी रुकी हुई है, प्लस 10 कूलाम का इस पर आवेश है, ठीक है? थोड़ी देर बाद में यह वस्तु गति शुरू कर देती है, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और इस पर जो आवेश था 10 कूलाम, वो अभी भी 10 कूलाम है। यानी कि वस्तु के गति करने या न करने से आवेश के मान पर फर्क नहीं पड़ता। हां, यह जरूर था कि जब वस्तु स्थिर थी तो यह आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, और जब वस्तु गति करने लगी तो यह आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगा। यह हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आवेश के मान पर पहले भी 10 कूलाम, अभी भी 10 कूलाम, इट मींस आवेश के मान पर आवेश की गति का कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश के वेग का कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्यमान की क्या बात बताओ, देखें। यह तो आवेश के लिए कह दिया हमने, वेग अनाश्रित है। क्या द्रव्यमान वेग अनाश्रित होता है? कुछ तो जानते होंगे जरूर जरूर। जो नहीं जानते उनको बता देता हूं कि द्रव्यमान वेग अनाश्रित नहीं होता, वेग पर आश्रित होता है। यानी अगर वेग बदलेगा वस्तु का
तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली आपको लग रही होगी यह बात, लेकिन यह सत्य है। हालांकि सामान्य वेग पर यह अंतर इतना कम होता है कि हमें दिखता ही नहीं है, लेकिन जब वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो द्रव्यमान भी बदल जाता है। और किस तरह से बदलता है? बढ़ जाता है। किस रिलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता है या घटता है? शायद आपको कभी पढ़ा हो, m इज इक्वल्स टू m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। देखा है कभी ये रिलेशन? यहां v है वस्तु का वेग। कौन सी वस्तु? जिसका द्रव्यमान m है। कब? जब उसका वेग v है। ध्यान रखना, m नोट क्या है? विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास, यानी जब वस्तु रुकी हुई है, किसी वेग से नहीं चल रही, तब उसका द्रव्यमान है m नोट। लेकिन जब वस्तु किस वेग से चलना शुरू कर दी? v वेग से, तो उसका द्रव्यमान बदलकर ये इस सूत्र से निकाला जाएगा। ठीक है ना? c क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग। कैसे बदलेगा द्रव्यमान? अब सीधी सिंपल सी मैथ है। ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आने वाली है, कौन सी? ये जो वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पर उसका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो v और c दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो ये पॉजिटिव आएगी। और 1 में से कुछ पॉजिटिव माइनस करोगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी। और जब 1 से छोटी वैल्यू का m नोट में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू m नोट से बड़ी आएगी। वापस समझ लो, चूंकि v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन m इज ऑलवेज ग्रेटर देन m नोट। ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू 1 से छोटी, और 1 से छोटी वैल्यू का जब किसी वैल्यू में डिवाइड करते हो आप, तो जो आता है रिजल्ट वो ऑब्वियसली बड़ा आता है ऊपर वाली वैल्यू से। तो इसका मतलब जब भी बॉडी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, साथ ही साथ उसका मास भी इंक्रीज होता जाएगा। इट मींस मास इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। द्रव्यमान वेग पर आश्रित है, अनाश्रित नहीं। जबकि आवेश के लिए हमने क्या पढ़ा? अनाश्रित है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस हो गया वेग और आवेश के मध्य। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है यहां से। कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया कि कोई बॉडी c अपॉन अंडर रूट 2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। c आप जानते हैं क्या वैल्यू होती है लाइट वेलोसिटी की? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये वैल्यू आती है निर्वात में या हवा में, लगभग सेम मानते हैं हम। तो हवा में कोई वस्तु इस वेग से गति कर रही है। आपसे पूछा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, जबकि उसका विराम द्रव्यमान 10 kg है। वापस सुन लीजिए क्वेश्चन, किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में। एक वस्तु हवा के अंदर c बटा रूट 2 वेग से गति कर रही है, जहां c प्रकाश का वेग है। यदि वस्तु का विराम द्रव्यमान 10 kg है, तो उस वस्तु का गतिशील अवस्था में द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, फार्मूला आपके सामने है, सिंपली वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे? क्या फार्मूला है? m इज इक्वल्स टू m नोट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10 kg अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर। v आपको दिया हुआ है c बाई रूट 2, तो v की जगह रख दो c बाई रूट 2, और इसका स्क्वायर है क्वेश्चन के अंदर, अपॉन, फिर से अपॉन में है c स्क्वायर। देखिए क्या आंसर आएगा, 10 kg अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
इसको सोल्व करेंगे बेटा c/√2 के स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा c² / 2, और अपॉन में फिर से c² है। देखो बेटा 10 kg अपॉन 10 kg अपॉन √1 माइनस 1/2। c² से c² कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, 2 कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो सोल्व करो इसको। 10 अपॉन बेटा 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, और 1/2 बचेगा अंडर रूट में, और ये जो 2 है अंडर रूट वाला ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो मास आया कितना आया, वो मास आया 10√2 kg। √2 की वैल्यू भी रख दोगे तो आ जाएगा 14.14 kg। देखो इंक्रीज हो गया, यही आपको कहा था मैंने कि बॉडी किसी स्पीड से जाती है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बेटा ये कब, जब हमने वेलोसिटी बहुत ज्यादा ली, c/√2। क्या ली, c/√2, लाइट की स्पीड की रेंज में। नॉर्मल वैल्यू जो होती है, नॉर्मल जिस वैल्यू से, जिस वेलोसिटी से बॉडी जाती है, वहां पर ये फर्क नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो यहां 10 आएगा और यहां 3 × 10⁸ ये बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी। इसलिए 1 में से नेग्लिजिबल माइनस करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 1 ही रह जाएगा तो m = m0, यानी मास में कोई चेंज नहीं। लेकिन जब वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो मास सिग्निफिकेंट रूप से चेंज होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी हो गया, और ये एक जनरल प्रॉपर्टी भी हो गई चार्ज की कि आवेश वेग अनाश्रित होता है। नेक्स्ट उसने क्या कहा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहा आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास, आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। चलो बात कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। शायद प्रॉपर्टी नंबर 6 होगी, नंबर आप एक बार देख लेना। आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। क्यों भाई, आवेश की दृष्टि से सबसे हल्का, सबसे कम मान का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के रूप में ही आवेश लिया या दिया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विभाजन तो हो नहीं सकता। तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने इधर दिए, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए हमने, तो इस पर तो आ गया +2e, इस पर आ गया -2e। खैर, सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन क्या बिना द्रव्यमान का है? आपने कभी सुना है कि कोई भी वस्तु बिना द्रव्यमान की है? वो एग्जिस्ट ही तभी कर रही है, अस्तित्व में तभी है जब उसमें द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं होता? हमने तो पढ़ा है, आवेश तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिसे हम +e कहते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान भी होता है 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg, यह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चाहे बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर है, देखो 10⁻31, लेकिन है तो सही। इट मींस कितना भी कम आवेश हो, कभी बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। आवेश बिना द्रव्यमान के पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा सोचें, द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है क्या? क्या दुनिया में सारे द्रव्यमान आवेशित हैं? निरावेशित भी तो होते हैं। ये कोई वस्तु है, इस पर 10 कूलाम आवेश है। ये कोई वस्तु है, इस पर -6 कूलाम आवेश है। तो ऐसी भी वस्तुएं तो होती हैं जिन पे 0 कूलाम आवेश है। यानी द्रव्यमान विदाउट चार्ज भी हो सकता है, बिना आवेश के भी हो सकता है। ऐसी भी वस्तुएं मिल सकती हैं, ऐसे भी द्रव्यमान मिल सकते हैं।